हम इंडियंस अपने देश की आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स इन सब में बहुत प्राउड फील करते हैं। और यही प्राइड हमारा बहुत हर्ट हुआ था जब पिछले 2-3 साल में हमारे देश के डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड 3 तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे। और जब हमने बार-बार तेजस के क्रैश की न्यूज़ पढ़ी, तो कहीं न कहीं हर सच्चे हिंदुस्तानी का मोराल जो है वो कहीं न कहीं डाउन हुआ था। तो पिछले 2 साल में 3 एक्सीडेंट हुए, जिनमें सबसे पहला 2024 में हुआ, जिसमें कि इंजन फ्यूल फीड की प्रॉब्लम से क्रैश हुआ। दूसरा जो है वो नवंबर 2025 में हुआ था पिछले साल, जिसमें हमारे विंग कमांडर नमन सयाल जी शहीद हो गए थे। और तीसरा क्रैश इसी साल फरवरी 2026 में हुआ। अब जब बार-बार क्रैश की न्यूज़ आ रही थी ना, तो सबने सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या तेजस डेड हो गया है? और इन खबरों को और ज़्यादा आग मिली जब इंडियन एयर फोर्स ने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिखाते हुए कि इन जेट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो 3 क्रैश हो चुके हैं, पूरे के पूरे फ्लीट को ग्राउंड कर दिया। मतलब उनकी उड़ान पे रोक लगा दी। अब 2 महीने बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के जो चेयरमैन हैं श्री डी के सुनील, उन्होंने कहा है कि तेजस का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है और कल 8 अप्रैल से तेजस जो है वो वापस उड़ने लग जाएगा। अब ये बहुत ही रिलीफ की बात है, क्योंकि दुनिया में जो हालात हो रखे हैं, कहीं यूरोप में वॉर हो रहा है, फिर मिडल ईस्ट में भी वॉर हो रहा है, ऊपर से हमारे दोनों तरफ पाकिस्तान और चाइना बैठे हैं, इधर से बांग्लादेश कूद रहा है, और वहाँ पे जब हमारा एक पूरा का पूरा फ्लीट ग्राउंड हो गया, तो ये कहीं न कहीं चिंता की बात थी। बट खुशखबरी है कि तेजस अब वापस से उड़ने लगेगा। बट क्वेश्चन अभी भी रह जाता है, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इंडिया ने तेजस के ऊपर 40 साल और हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए? क्या ये प्लेन एक डड है? क्या ये पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैप हो जाएगा? क्या मतलब हम वापस से बैक टू स्क्वायर वन आ चुके हैं? तो इसको कहानी को शुरू से समझते हैं, ठीक है? तो इस टाइम आईएएफ इंडियन एयर फोर्स की जो कंडीशन है वो ये है कि मिग-21 जो सबसे प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट थे, सबसे ज़्यादा थे, वो रिटायर हो चुके हैं। और अब इंडियन एयर फोर्स के पास सिर्फ 30 से 32 स्क्वाड्रन्स बचे हैं, जबकि उनको 42 की ज़रूरत है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर प्लेन होते हैं, ओके? अब पाकिस्तान के कंपैरिज़न में हमारे पास अभी भी 4 से 6 स्क्वाड्रन ज़्यादा हैं, बट चाइना भी तो बैठा है दूसरी साइड। अगर टू फ्रंट वॉर हो जाता है, तो हमारी एयर फोर्स बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे है। तो ऐसे टाइम पे तेजस की कैपेबिलिटी पे सवाल उठाना, उसको डड बोलना, क्या ये सही है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बार-बार कहा जाता है कि 40 साल, 40 साल, 40 साल, तो इतना डिले क्यों हुआ तेजस की डेवलपमेंट में? तो देखो, शुरू-शुरू में एचएएल के पास तेजस के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्शन लाइन थी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो छोटे-छोटे ऑर्डर्स देती थी। पहले 20 प्लेन का ऑर्डर दिया, फिर दोबारा 20 प्लेन का ऑर्डर दिया। इसलिए एचएएल का जो मेन फोकस था ना, वो सुखोई 30 एमकेआई की प्रोडक्शन में था। ओके, क्योंकि वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे थे, छोटे-छोटे ऑर्डर आ रहे थे। अब बड़े ऑर्डर जब उनको मिलने शुरू हुए हैं, जैसे कि 180 एमके-1 का जो ऑर्डर मिला है उनको, तो अब हाल ने एचएएल ने 3 प्रोडक्शन लाइन्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। अब और उनकी एनुअल कैपेसिटी लगभग 24 से 3 फाइटर प्लेन 1 साल में बनाने की हो गई है, जो कि वो कह रहे हैं हम डिलीवर करेंगे। बट जो दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, वो था एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, जिसके अंडर इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया गया। अब तेजस प्रोग्राम जो था ना, वो 4 अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में था। अब इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस में से सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके नीचे था डीआरडीओ, जो जिसकी ज़िम्मेदारी है इस प्लेन को डिज़ाइन करने की। उसके साथ बाद आता है हमारा एचएएल, जो कि उस डिज़ाइन को एग्ज़ीक्यूट करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। और फिर आता है इंडियन एयर फोर्स, जो कि एंड यूज़र है, और वो उस प्रोड्यूस्ड डिज़ाइन को, उस एयरक्राफ्ट को यूज़ करके फीडबैक देगा कि इसमें ये चेंज करो, हमको अभी ये नहीं पसंद आया। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये चारों ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, इनके बीच में प्रॉपर सिंक नहीं बैठ रहा था। ये सब अपने-अपने साइलो में काम कर रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि इनमें कम्युनिकेशन गैप था। अब इसको समझने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे हमारी इंडियन नेवी का जो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम था ना, उससे। वो भी 1984 में शुरू हुआ था, तेजस प्रोग्राम के 1-2 साल आगे-पीछे। बट नेवी ने अलग तरीका अपनाया। उन्होंने एक सिंगल यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम। अब इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी था, इंडियन नेवी, डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सब थे। बट ये सब एक अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे थे। उस अम्ब्रेला का नाम था एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को नेवी के एक 3 स्टार नेवल ऑफिसर जो हैं,
वो लीड कर रहे थे। यानी कि जो एंड यूज़र है, वही इसका बॉस था, वही इसको पुश कर रहा था और इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। रिज़ल्ट क्या हुआ? 2026 तक हमारी 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं, वो बन के तैयार हो चुकी हैं, जिनमें से 2 ऑलरेडी सर्विस में आ चुकी हैं। नाम कमेंट में बताओ अगर आपको पता है तो। अब फाइटर जेट से सबमरीन जो है वो बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स मशीन है, बट स्टिल न्यूक्लियर सबमरीन का जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से चला, जबकि फाइटर जेट का जो प्रोजेक्ट है वो उतना टाइम से नहीं चल पाया। और इसका रीजन था, मेन रीजन था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि नेवी ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, बट इन केस ऑफ तेजस शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। इसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक और पॉइंट कहते हैं कि हम टाइमलाइन को ही गलत समझते हैं। यानी कि 1983 में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे, उन्होंने तेजस प्रोग्राम को अनाउंस किया था, लेकिन इस पे जो असली सीरियस काम था ना, वो 1993 में शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद 1998 में जब हमने पोखरण में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो इंडिया के ऊपर बहुत भयंकर सैंक्शंस लग गए थे, जिससे कि विदेश से टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स का जो इंपोर्टेड था, फ्लाई बाय वायर और ये सब आना बंद हो गया था। बट इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमने 2001 में तेजस की फर्स्ट जो फ्लाइट टेस्ट था वो कर लिया था। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो रियल डेवलपमेंट टाइम है ना, वो इतना बुरा नहीं है, और वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट बराबर ही बैठता है, 15-20 साल। अब बात करें एक्सीडेंट्स की कि 3 एक्सीडेंट हो गए, 3 एक्सीडेंट हो गए, 3 क्रैश हो गए, तो तेजस ने अभी तक 50,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स, यानी कि फ्लाइंग आवर्स बिना किसी एक्सीडेंट के निकाले हैं। और कोई भी नया फाइटर जेट, नया पीस ऑफ मशीनरी जब भी आप इंडक्ट करते हो, इवन कोई नई कार भी आप इंडक्ट करते हो, तो उसमें ये जो प्रॉब्लम्स है ना, टीथिंग प्रॉब्लम्स जिनको बोलते हैं, ये आती हैं। और वो भी स्पेशली जब इंडिया पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहा है, जैसे कि कंपोजिट्स एटसेट्रा। इवन जो पुराने एक्सपर्ट्स हैं, पुराने पायलट्स हैं, वो तो कहते हैं कि 1950, 60, 70s में जब मिग 21 को हम इंडक्ट कर रहे थे, तो साल में 20-20 क्रैश हो जाते थे और तब कोई इतना नहीं चिल्लाता था। बट इस पूरे प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा रिग्रेट है ना इंडिया का, वो है हमारा डोमेस्टिक कावेरी इंजन। क्योंकि तेजस प्रोजेक्ट को डीले होने में भी वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इज इंजन। पहले हमारा प्लान था कि हम अपना खुद का कावेरी इंजन बनाएंगे, ओके। बट 2008 में जब उस इंजन का टेस्ट हुआ, तो पता चला कि वो इंजन इतना थ्रस्ट नहीं पैदा कर पा रहा है, थ्रस्ट यानी कि फोर्स नहीं पैदा कर, पावर नहीं पैदा कर पा रहा है, जितनी की तेजस के ऑपरेशन के लिए हमें चाहिए थी। सो एज अ रिजल्ट इंडिया को अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, वहां से GE F404 इंजन इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। अब अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी की वजह से, गवर्नमेंट चेंजेस की वजह से, इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए, उन्होंने वो जो सप्लाई है ना इंजन्स की, उसको एक तरह से ट्रिकल डाउन किया। यानी कि जो टाइमलाइन थी वो नहीं फॉलो की, और बहुत धीरे धीरे, साल में एक इंजन, 2 साल में एक इंजन, इस तरह से हमको वो उन्होंने सप्लाई किया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम मेनली डिले हुआ। बट क्या कावेरी इंजन जो है वो पूरी तरह डेड हो गया है? नहीं। उसको इंडिया अपना एक जो घातक स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है, उसमें यूज कर रहा है। बट अभी भी मेन क्वेश्चन तुम पूछोगे कि ठीक है, इधर की बात कर दी तुमने, इधर की बात कर दी, बट इज तेजस डेड? मतलब क्या ये पैसा वेस्ट हुआ? नहीं, तेजस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। तेजस की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है ना, वो ये है कि तेजस प्रोग्राम की वजह से इंडिया में 200-300 डोमेस्टिक एरोस्पेस कंपनीज का एक इकोसिस्टम बन गया है, जिससे कि हम हाईटेक पार्ट्स आज इंडिया में खुद बना पा रहे हैं, जिससे हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको बूस्ट मिलता है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा। दूसरा है कि एम के तेजस MK1A के बाद अब MK2 डिजाइन हो रहा है, जो कि इससे बड़ा है, बेटर है, और उसकी रेंज और पेलोड भी इससे बहुत ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तेजस जो है, अब टेस्टिंग के बाद, ये सब इसमें से बग्स निकलने के बाद, तेजस इज अ वेरी केपेबल फाइटर, जो कि मिग 21 को ये रिप्लेस कर रहा है। तो मिग 21 से ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है, केपेबल है, परफॉर्मेंस अच्छी है, इसमें मॉडर्न सेंसर्स इंक्लूड किए गए हैं, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, बेटर मिसाइल्स को ये अपने साथ अटैच कर सकता है, सिचुएशनल अवेयरनेस, मॉडर्न रडार सिस्टम में, और किसी भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से फाइट करने के लिए ये पूरी तरह केपेबल है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का F-16। फाइनल बात ये है कि हाँ, टाइम और पैसे ज़्यादा लगे, एक्सीडेंट्स भी हुए, प्रोडक्शन भी स्लो थी, लेकिन ये पूरा फेलियर नहीं है, ये हमारे लिए सीखने का मौका है।
इंडिया ने फाइटर प्लेन डिजाइन करना, एडवांस टेक सीखना और अपना वेंडर बेस बनाना सीख लिया है। अब जरूरत है कि इसके अंदर जो भी बग्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉर्ट आउट करने की, थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी को ट्रिम करने की, ताकि इस प्रोजेक्ट को और स्पीड से और ज्यादा कोऑर्डिनेशन से एग्जीक्यूट किया जा सके, जैसे नेवी ने अपना न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था। पॉलिटिकल विल यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से बड़े कमिटेड ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली एचएएल को मिलते रहें, एक यूनिफाइड कमांड हो और सबको साथ में काम करने का मौका मिले। सो तेजस जो है वो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाने में एक पहला स्टेप है। और जैसे बच्चा पहला स्टेप लेने में लड़खड़ाता है, उसी तरह ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करे, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिया के डिफेंस सेक्टर की इंडिजनाइजेशन को डीरेल करने का जस्ट एक और प्रोपेगेंडा है। सो यू वर वाचिंग ब्रो का ब्लॉग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन वाला आइकन जरूर दबा लेना।